हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आगे शेड्यूल्ड है, उसकी आप किस प्रकार से प्रिपरेशन करें ताकि आप इस बार में ही सिलेक्शन ले लें। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि दिन प्रतिदिन कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वैकेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे कि पिछली बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी वो 1 लाख करीब आई थी, लेकिन इस बार केवल 30,000 ही वैकेंसी कुछ आई हुई है। ऐसे ही अगर आप टेक्नीशियन की वैकेंसी देखें, जो अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है टेक्नीशियन का, उसमें वैकेंसी 9,000 कुछ वैकेंसी थी 2024 में, लेकिन वही 2025 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें वैकेंसी घटकर 6,000 हो गई है। तो इसमें भी कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि जो अभी आपकी 2024 में जो 30,000 वैकेंसी है ग्रुप डी की, और 25 का नोटिफिकेशन आए, वो जब भी आए, 26 में आए या फिर कभी भी आए, तो कोई सी घट के 30,000 से घट के को 20,000 या 15,000 रह जाए तो उसमें आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कंपटीशन आपका बढ़ता जा रहा है और वैकेंसी कम होती जा रही है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आप ये श्योर करिए कि आप इस बार ही अपना सिलेक्शन कंफर्म कर लें, ताकि आपको आगे चल के इतना ज़्यादा कोई वो जॉब से रिलेटेड इतना ज़्यादा आपको कोई बर्डन ना हो। आप एक बार अपनी एक जॉब सिक्योर कर लें, फिर आप आगे तैयारी अपनी आराम से करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि अब अगर ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन होते हैं एज अ असिस्टेंट, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। आप ड्यूटी आवर्स में भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद भी फिर आपको इतना ज़्यादा आपको फिजिकल टायर्ड आप महसूस नहीं करेंगे कि आप ऑफिस आवर्स के बाद भी नहीं पढ़ पाएँ। तो आपके लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो आप पहले एक काम करिए कि आप अपनी एक जॉब सिक्योर कर लीजिए, फिर आपके जो भी आगे के जो फ्यूचर गोल्स हैं तो आप उसके लिए आराम से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मेन मोटिव क्या है कि आपको एक जॉब लेनी है। तो जॉब लेने का सबसे सरल तरीका भी, सबसे आसान तरीका जो आपके सामने है, तो वही वो है आपका ग्रुप डी का एग्जाम ही, क्योंकि उसमें ही सबसे कम कंपटीशन है। हालांकि कंपटीशन तो इसमें भी है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें, जैसे एनटीपीसी में देखें या फिर और दूसरे एग्जाम में देखें, तो उसकी तुलना में कंपटीशन अभी कम है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम भर रखा है उन्होंने ही एनटीपीसी का एग्जाम भर रखा है, वही लोको पायलट का, टेक्नीशियन का, उन्होंने सारे एग्जाम फिल कर रखे हैं। तो जैसे कि इस बार से रेलवे ने अच्छा कर दिया है कि पहले ये लोग एएलपी का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, तो जो एएलपी में सिलेक्ट हो जाएंगे लोको पायलट में, तो वो ग्रुप डी के एग्जाम को स्किप कर देंगे। ऐसे ही जो एनटीपीसी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ग्रुप डी एग्जाम से पहले, तो जो एनटीपीसी में सिलेक्ट हो जाएंगे वो भी इसको स्किप कर देंगे ग्रुप डी एग्जाम को। तो आपके लिए ये थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा, मतलब कि जो सिलेक्ट होने वाले बंदे होंगे तो वो पहले से ही हट जाएंगे, तो आपके चांसेस फिर भी थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। तो इस बार ही सिलेक्शन लें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना कि वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है, और इतना ये भी भरोसा नहीं है कि इस बार वैकेंसी आ भी रही है कि नहीं आ रही है, कब आ रही है कब नहीं आ रही है, और कब आ रही है वैकेंसी और कब उसका एग्जाम हो रहा है। तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी को एकदम टॉप नॉच पे रखिए, ताकि एग्जाम कभी भी हो, वैसे प्रोबेबिलिटी है कि 3-4 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, मतलब कि इस ईयर में आपका एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ही एज पर रखिए, ताकि कभी भी आपका एग्जाम हो तो आप उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो उस एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अभी से मेहनत करनी होगी। मेहनत आप कर रहे हैं तो उसको सही डायरेक्शन में मेहनत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक रोड मैप बनाना चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, एक हफ्ते में आपको कितना अपना टारगेट पूरा करना है, एक महीने में आपको कितना टारगेट पूरा करना है। तो आपको इस प्रकार से स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने रेलवे के काफ़ी सारे एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भी मैंने 82.5 मार्क्स स्कोर कर रखा है, और मैं भी खुद रेलवे में सिलेक्टेड हूँ। इसलिए मैं आपको जो भी बता रहा हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और आपको इसका बिल्कुल ही 100% फायदा होगा। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं कि आपको ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको किस प्रकार से अप्रोच रखनी चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन इस बार ही हो जाए और आपके ठीक ठाक मार्क्स आ जाए। ठीक ठाक मार्क्स यानी कि आपके 70 प्लस मार्क्स तो आपको आने ही आने हैं। और टारगेट आप कितने का करेंगे, टारगेट आप 80 प्लस का टारगेट करेंगे, जब आपके 70 प्लस तो आ ही जाएंगे हर हाल में। जब आप अपनी टारगेट 80 प्लस का करेंगे, फिर आप मॉक दे रहे होंगे, तो मॉक में आप देखेंगे कि आपके इतने मार्क्स जब आने लगेंगे, जब आप 80 तक टच करने लगेंगे, तो फिर आप एकदम श्योर शॉट हो जाएंगे कि अब आपका एग्जाम अच्छा ही होगा। मेजरली 4 सब्जेक्ट होते हैं: मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स। अब साइंस को भी अगर हम फर्दर डिवाइड कर दें तो साइंस में भी फिर 3 होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसी प्रकार से जो हमारा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है उसमें करंट अफेयर्स भी होती है, और करंट अफेयर्स के अलावा भी फिर दूसरे सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह, ये सब भी उसमें एक एक दो दो क्वेश्चन उसके भी आते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो देखिए 25 मार्क्स की आती है हमारी मैथ, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। इस प्रकार से रीजनिंग आती है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और फिर जनरल साइंस आती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। उसके अलावा जो 20 मार्क्स बच रहे हैं, तो 20 मार्क्स में क्या आता है,
जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में 10-12 क्वेश्चन तो आएंगे आपके करंट अफेयर्स के, और जो 10-12 क्वेश्चन होंगे वो आएंगे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके वगैरह से। तो इसके जैसे हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन आ गए, पॉलिटी के 1-2 क्वेश्चन आ गए, ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन आ गए, इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन ही आएंगे। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी इन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से अप्रोच करना है। तो इन 10 में से आप आसानी से 5-6 नंबर आसानी से आप गेन कर सकते हैं। आप मैं आपको केवल एग्जैक्ट आपको मैं वही टॉपिक बता दूंगा और वही सोर्स बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, ताकि आप बहुत ही मिनिमम टाइम में आप अच्छा से अच्छा आउटपुट ले सकें। और करंट अफेयर्स को भी हमें ऐसे ही करना है कि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अभी तो आप केवल 3 सब्जेक्ट पे फोकस करिए, मैथ, रीजनिंग और साइंस पे, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ही आपके स्कोरिंग है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देगा उसमें से हर दूसरा बंदा मैथ, रीजनिंग तो हर कोई कर लेगा। तो मैथ रीजनिंग में तो देखिए कंपटीशन आपका है ही नहीं है, और मैथ रीजनिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ रीजनिंग तो करनी ही पड़ेगी। मैथ रीजनिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग में भी अगर आप थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं, तो आप समझिए कि आप सिलेक्शन से काफी दूर हो जा रहे हैं। तो मैथ रीजनिंग तो आपको करनी है, ये तो समझिए कि ये तो कंपलसरी है। उसके बाद फिर आती है साइंस की बारी। अब इसको भी फोकस करना है, क्योंकि साइंस ही ऐसा हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा इसमें। अब हम बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, कि मैथ में आपको किस प्रकार से पढ़ना है, रीजनिंग में किस प्रकार से पढ़ना है, और साइंस में आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूँ। अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका आसानी से अच्छा स्कोर आने लगेगा मॉक वगैरह में। तो देखिए दोस्तों, मैथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका सिलेबस दे रखा है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर आपके पास नहीं है ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देखेंगे उसमें सिलेबस दे रखा होगा। अब सिलेबस में आप जैसे खोलेंगे मैथ का, सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आप देखेंगे कि कुछ कुछ टॉपिक उसमें दे रखे होंगे, 20-22 टॉपिक। तो उन टॉपिक का आप या तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए उस सिलेबस का। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाह रहे हैं तो फिर आप उसको एक हाथ से नोट कर लीजिए। लेकिन ये आपको नोट करना बहुत जरूरी है। आप सारे टॉपिक नोट कर लेंगे और अब जहां पर भी आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल के पास आप उसको चुपका लेंगे। ऐसे ही आपको मैथ में करना है, रीजनिंग में करना है, सेम गोज विद साइंस। तो जैसे आपने एग्जांपल के लिए मैथ में आपके सब टॉपिक दे रखे हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, इस प्रकार से आप सारे टॉपिक लिख लेंगे। और आप जैसे आपने 20-22 टॉपिक लिख लिए, जब आप ये टॉपिक लिख लेंगे ऐसे ही आप रीजनिंग में लिखेंगे। रीजनिंग में हो गया आपका एनालॉजी हो गया, सिलोगिज्म हो गया, इस प्रकार से आपके जो जो उसमें दे रखे होंगे सिलेबस में टॉपिक, आप वो सारे लिख लेंगे। ये लिखना बहुत जरूरी है, आप इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए, क्योंकि आपके पास सिलेबस होना ही चाहिए। जहाँ पे भी आप स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हैं, मतलब कि जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर आपकी आंखों के सामने सिलेबस हमेशा होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी आंखों के सामने सिलेबस होगा तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है और कितना रह गया है। तो ये आप जरूर लिख लीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हालांकि 10 मिनट का काम है। लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग क्या 80% 90% लोग ये नहीं करते हैं, इसीलिए वो लोग पीछे हो जाते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था कि आपको ये सिलेबस जरूर लिखना है। जब आप सिलेबस लिख लेंगे फिर आप उससे चिपका लेंगे टेबल के सामने। जैसे हम लोग बात कर रहे थे मैथ की, कि मैथ में आपने परसेंटेज लिख लिया या आपने सारे टॉपिक लिख लिए, फिर आप क्या कर रहे होंगे, आपने कोई कोर्स ले रखा होगा, पेड कोर्स, या फिर पेड कोर्स नहीं ले रखा होगा, तो फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी से मैथ के सारे टॉपिक पढ़ पाओगे। क्योंकि इसमें मैथ इतनी ज़्यादा लेवल की नहीं आती है। अगर आपका बेसिक ठीक ठाक क्लियर है तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस से भी मैथ को अच्छा वो कर सकते हैं, अच्छी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब वगैरह से देख रहे होंगे, जहाँ से भी देख रहे हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका उद्देश्य क्या है कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए बस। तो जैसे आपने सबसे पहले परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के पहले आपने वीडियो देख ली, उसके कॉन्सेप्ट सीख लिए, उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन लगा लिए। क्वेश्चन भी आप कौन से लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के लगाएंगे, वही रेलवे वाले। और रेलवे वाले भी कौन से, जो ग्रुप डी में आए हुए थे पहले। पहले आप लगाएंगे ग्रुप डी वाले जो ग्रुप डी में आए हुए थे, उसके बाद फिर आप लगाएंगे दूसरे रेलवे के एग्जाम में आए हुए, जैसे ALP हो गया, NTPC हो गया, RPF हो गया। तो रेलवे पे भी काफी सारे एग्जाम होते हैं, उसके भी आप क्वेश्चन लगा लेंगे। तो पहले आपने परसेंटेज पढ़ लिया, उसके आपने क्वेश्चन लगा लिए, 100-200 क्वेश्चन आप लगा लेंगे मिनिमम, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर जो आपने अपने सामने चार्ट लगा रखा था अपने टेबल के सामने, उस पर आप परसेंटेज पे टिक कर देंगे। ये हो गया आपका एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से रीजनिंग में आप करेंगे। रीजनिंग में आपने जैसे नंबर सिस्टम पढ़ लिया, सॉरी नंबर सीरीज जो होती है ना, उसमें सीरीज आती है, जो जैसे आपने सीरीज पढ़ लिया, सीरीज के आपने जो भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह थी या फिर जो उसके पैटर्न फॉलो होते हैं वो आपने सीख लिए। जहाँ से भी आप पढ़ते होंगे यूट्यूब से या फिर अपने पेड कोर्स से, वहां से आपने सीख लिए। उसके आपने क्वेश्चन लगा लिए, 200-250 क्वेश्चन लगा लिए, फिर आपने उस पर टिक कर दिया।
इस प्रकार से जब आप करते-करते करेंगे तो आपके जब आप टिक करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ, मेरा इतना-इतना सिलेबस हो रहा है। ऐसे ही आपको साइंस में करना है। साइंस में आपको क्या करना है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। साइंस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की एक 9th क्लास की बुक आती है साइंस की और एक आती है 10th क्लास की। इन दोनों बुकों को आपको बहुत ज़रूर पढ़ना है। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए खास तौर से आपको इन दोनों बुकों को पढ़ना है। अगर आप इन दोनों बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप इन बुक को ज़रूर प्रेफ़र करेंगे। उसके अलावा फिर आप प्रैक्टिस के लिए कोई आप ऑब्जेक्टिव बुक ले लेंगे। वो मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ में बता भी रखा है और अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको बता भी दूँगा। हालाँकि आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक होगी, आप उससे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। बस आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए, है ना? अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक है, किसी भी पब्लिकेशन की है, तो उससे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप उसी बुक को बार-बार रिवाइज़ करते रहिए। बस आपको इतना ही करना है, जैसे आपने मैथ में आपने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, उसको आपने टिक कर दिया और फिर जब आपका एक बार मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपको उसको दोबारा रिवाइज़ करना स्टार्ट कर देना है। फिर आप जैसे आपने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया था, फिर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आप परसेंटेज पे दोबारा आइए और फिर परसेंटेज को फिर आप किस प्रकार से तैयार करेंगे कि पहली बार में तो आपने क्या किया था, वीडियोज़ वगैरह देखे थे, नोट्स बनाए थे, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। लेकिन दोबारा में जब आप आएँगे तो क्या करेंगे, एक बार आप सरसरी निगाह से नोट्स देख लेंगे। नोट्स में आपने जो-जो टाइप लिख रखे होंगे परसेंटेज के, आपने वो टाइप देख लिए एक दिन। फिर अगले दिन आप क्या करेंगे, जैसे आपने किसी बुक से आप क्वेश्चन लगा रहे थे, तो जो क्वेश्चन में आप अटक रहे थे उसमें आपने मार्क कर रखा होगा। फिर अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उस मार्क वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन फिर हमें अटेम्प्ट नहीं करने हैं। हालाँकि देख हम सारे क्वेश्चन सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम है, तो फिर हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे कि टाइप 1 है, एग्ज़ाम्पल के लिए टाइप 1 है, टाइप 1 में से लेके 50 तक सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं। टाइप 1 हो गया जैसे 1 से 50 तक, तो उसमें भी हम देखेंगे कि 1 से 10 तक सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, बस इसमें डेटा चेंज हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि 1 या 2 क्वेश्चन हम उसके सॉल्व कर लेंगे। बाकी सारे में क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और फिर जिन क्वेश्चन में हम अटक रहे थे, जिन क्वेश्चन को हमने मार्क कर रखा था, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस हमें इतना ही करना है, तो इस प्रकार से हमारा 2 बार रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही हमें रीज़निंग में करना है, हालाँकि रीज़निंग में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, रीज़निंग में बस 2-3 टॉपिक ही ऐसे होते हैं जो हमें ट्रबल करते हैं, बाकी सारे तो टॉपिक ईज़ी होते हैं। तो मैथ का मैंने बता दिया आपको, रीज़निंग का बता दिया। ऐसे ही साइंस में हमें क्या करना है, साइंस में मैंने आपको बता ही दिया कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी के अलावा अगर आपने कहीं से कोर्स ले रखा है और कोर्स वाले जो सर आपको पढ़ा रहे होंगे, जो नोट्स बनवा रहे होंगे, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको भी पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रखे हैं, इसीलिए वो भी आपको रिलेटेड ही पढ़ाएँगे, रिलेवेंट ही पढ़ाएँगे। तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, हालाँकि लेकिन आपको एनसीईआरटी को ज़रूर एक बार रेफ़र करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट आते हैं। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, अगर आप अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं साइंस में तो। बस अभी आप इतना करते हुए चलिए और फिर जब आपका एग्ज़ाम की डेट कुछ आएगी, जब आपको पता चलेगा कि हाँ, एग्ज़ाम अभी होने वाला है या फिर कुछ आपको नोटिफ़िकेशन आएगा या फिर शॉर्ट नोटिस आएगा या फिर कोई आपकी वेबसाइट पे कोई भी ऐसी कोई क्वेरी जानकारी आएगी, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर आप उस पे करंट अफ़ेयर्स पे ध्यान देंगे। अभी आपको करंट अफ़ेयर्स को बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं करिए आप कि पता चला दिन के 1-1 2-2 घंटे आप करंट अफ़ेयर्स की डेली वीडियोज़ देख रहे हैं या फिर मंथली वीडियोज़, कोई सी भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको वो आपका टाइम वेस्ट ही है एक प्रकार से। वो आपका 100% टाइम वेस्ट है, अभी आपको करंट अफ़ेयर्स बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डेली का 1-2 घंटे करंट अफ़ेयर्स को दे रहे हैं, उससे बढ़िया तो आप अपने इन कोर सब्जेक्ट को दे सकते हैं। मैथ, रीज़निंग और साइंस को आप अपने उन्हीं 2 घंटों को यूटिलाइज़ करके आप इसमें थोड़ा-थोड़ा टाइम दे देंगे, तो आपके मार्क्स वैसे भी बढ़ने लगेंगे। तो इसीलिए अभी आप करंट अफ़ेयर्स को बिल्कुल भी मत टाइम दीजिए और अगर आप करंट अफ़ेयर्स पढ़ भी रहे थे, तो उसको बंद करके आप अपना टाइम इनमें कन्वर्ट कर दीजिए, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।